हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो लास्ट क्लास रहेगी पहले चैप्टर की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। ठीक है, और लास्ट क्लास हम स्टार्ट करते हैं आज सेल्फ इंडक्टेंस। फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस फॉर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। आप इसको कोएक्सियल भी ले सकते हैं, दोनों में रिजल्ट एक ही आना है। ठीक है, तो पूछा जाएगा जब सोलेनॉइड का खाली एक ही पूछा जाएगा, क्योंकि कोएक्सियल ले लेंगे तो भी वही बात है दोनों में। ठीक है, तो डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखो वैसे चलो मैं डायग्राम आगे दिखा देता हूँ आपको। इसमें है n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। b जो है इसके अंदर म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ठीक है, a इसका एरिया है। ठीक है, बस ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखना आपको कंसीडर ए सोलेनॉइड, कंसीडर ए लॉन्ग सोलेनॉइड। आसान सा ही काम है, बिल्कुल आसान काम है। म्यूचुअल इंडक्टेंस से तो ये समझ लो 50% आसान काम है। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है, हैविंग लेंथ एल मान लो। ठीक है, बी कितना होगा इसका, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न। हर टर्न की बात करूं, ठीक है, तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, देखो फाई इज इक्वल टू एन बी ए। फाई इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, एन एल। नंबर ऑफ टर्न्स क्या होता है, नंबर एन क्या होता है, एन नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन एल। बी की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट एन आई ए, बस। ठीक है, इस फाई को मैं अगर लिखना चाहूँ तो देखो क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल आई इंटू में ए। ठीक है, समझ गए। तो ये अपना दूसरा स्टेप हो गया, ये अपना पहला स्टेप था। और तीसरा स्टेप क्या करेंगे आप, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम किसकी डेफिनेशन यूज करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस की। देखो सेल्फ इंडक्टेंस की क्या होती है, एल आई। अरे काम वही है, एम की जगह क्या चेंज करना है, एल, लेकिन इसमें सिंगल लूप के लिए होगा, बस फर्क इतना है, और कुछ नहीं चेंज करना। ठीक है, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, ये उससे बहुत आसान काम था। फाई की वैल्यू देखो क्या है, म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए इंटू में क्या है, आई, और इज इक्वल टू एल आई। आई से आई क्या हो गया, कैंसिल, तो एल की वैल्यू कितनी बच गई, म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए। क्लियर ये चीज, बस यही रिजल्ट है अपना। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करोगे, देखो ये लिख सकता हूँ मैं, म्यू नोट एन स्क्वायर बाई एल इंटू ए। इस एन स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, एन क्या होता है, देखो एन क्या होता है, एन अपॉन में एल, एन स्क्वायर अपॉन में एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो यहाँ से एल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर है, और एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बस तेरा ही काम करना है इसमें, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये 2-4 लाइन में बता, आसान काम था ना, समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ इंडक्शन का दूसरा नाम क्या है, बैक ईएमएफ। क्यों, क्योंकि ये ईएमएफ इंड्यूस करेगा अपोजिट साइड। ठीक है, और
अब इसके अंदर हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, बाकी ये आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी में आप यही मिलेगा, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ठीक है, मतलब इस सेल्फ इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, एल के अंदर, एल कितनी एनर्जी होती है। देखो देखो करने का तरीका देखो, वो ये बहुत आसान सा है, 2 लाइनों में है, ठीक है। देखो द रेट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, द रेट ऑफ वर्क डन। द रेट ऑफ वर्क डन होता है डी डब्ल्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू ई इंटू में आई। पावर का फॉर्मूला कभी पढ़ा है आपने, पावर का, ठीक है। यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू होता है वी इंटू आई, और वी वोल्टेज, तो यहाँ पे ईएमएफ का यूज कर लिया, ई इंटू आई, और पावर को मैं क्या लिखता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, ठीक है। अगर मैं यहाँ को इसको उस साइड लेके जाऊं, ई आई डी टी, ठीक है, समझ गए। आगे देखो, अब आगे देखो, ई को मैं क्या लिखता हूं, एल डी आई बाई डी टी, कल की वीडियो में ई की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। माइनस का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है एनर्जी में, ठीक है, वो डायरेक्शन के लिए डी टी से डी टी कैंसिल, और एक आई और बच गया साथ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बच गया एल आई डी आई, इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हाफ एल आई स्क्वायर, बस इतना ही लिखना आप, ठीक है भाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे एल का, एल ना एल तो कांस्टेंट है, आई का इंटीग्रेशन करेंगे आई डी आई का, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर बाई, बस हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आप आइए 6.10 में, 6.10 में देखिए, हो गया ना, ये आसान काम था, मुश्किल काम नहीं था, ठीक है। आज का जो हम लास्ट काम करेंगे वो करेंगे 6.10, ठीक है। एनसीईआरटी सारे करने आपको 6.10। देखो 6.10 में क्या है, obtain the expression for the magnetic energy stored in a solenoid in terms of magnetic field, ठीक है। आपको क्या बताना है, एक्सप्रेशन निकालना है मैग्नेटिक एनर्जी का, ठीक है, स्टोर्ड इन ए सोलेनोइड, सोलेनोइड की टर्म्स में, और मैग्नेटिक फील्ड वहां पे होना चाहिए। ये तो हमने केवल क्या निकाला था, एल की टर्म में निकाला था, अब आपको किसकी टर्म में निकालना है, सोलेनोइड की टर्म में, बी की टर्म में, ठीक है। तो देखो पहला केस हम करते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया और लेंथ, आपको मतलब क्या निकालना है, एनर्जी निकालनी है यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बी ए एल, ये तीनों टर्म आनी चाहिए इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड, ए और एल, सोलेनोइड की हेल्प से। तो देखो अभी आपने पढ़ा था यू वर्क जो होता है, ठीक है, वो किस में स्टोर होता है, एनर्जी में। तो एनर्जी को मैं लिखता हूं ये हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई की वैल्यू कितनी होती है, देखो हो सकती है भाई, सोलेनोइड का यूज आपको करना है, ठीक है। और सोलेनोइड की फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म नहीं, इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी। अब एरिया और लेके आना है, तो आप यू की वैल्यू, एल की वैल्यू रख दो, एल की वैल्यू आपने क्या निकाली, अभी देखो म्यू नॉट एन स्क्वायर एल ए, अभी निकाली थी ना सेल्फ इंडक्टेंसी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर म्यू नॉट का स्क्वायर एन स्क्वायर, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर क्या हो, कैंसिल, एक म्यू नॉट से एक म्यू नॉट कैंसिल, तो यू की वैल्यू कितनी आएगी, देखो हाफ बी स्क्वायर एल ए अपॉन में म्यू नॉट, बस बी भी आ गया, ए भी आ गया, एल भी आ गया, अपने को क्या चाहिए, बस यही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 6.10 का पहला पार्ट अपना हो गया है।
दूसरे पार्ट में ये क्या रखा है, हाउ डज द मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ये पहला पार्ट हो गया अपना। दूसरा पार्ट देखो क्या, देखो थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं। कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसको यू से लिखते हैं, यू ई, ठीक है। वो क्या होती थी पता है आपको कुछ, वो होती थी ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू वॉल्यूम, और यहां से रिजल्ट निकल के आता था अपने पास 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। आप एक बार चेक करना, फर्स्ट यूनिट में कैपेसिटर के पार्ट में हमने ये किया था, ठीक है। अभी मैं ये पूरा निकल के दिखा रहा हूं, ठीक है। आपको निकालना यहाँ पे यू भी है कि भाई ये इससे किस तरह एनालॉग करता है। देखो इसमें आप क्या करेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी अपॉन में बोलिए, अभी अभी आपने मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर ए इंटू में एल, और अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैं लिखता हूँ ए इंटू एल, ए एल से एल कैंसिल, तो यू भी कितना आ गया 1/2 बी स्क्वायर अपॉन में। एनालॉग करें तो चीज वही है। देखो यहाँ पे म्यू नोट क्या है, मैग्नेटिक प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे ई नोट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। ई स्क्वायर वहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड, बी स्क्वायर यहाँ पे क्या, मैग्नेटिक फील्ड, 1/2 कांस्टेंट है। इस तरह ये दोनों क्या होती है, डिफाइन होती है, ठीक है। तो अपना ये काम हो गया आज का कंप्लीट, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत अच्छा था, ठीक है। तो मैंने आपको बहुत ब्रीफली में हर एक वर्ड टू वर्ड बताया है। आप कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरह इसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और ये बहुत अच्छी चीज़ है, काफ़ी जगह ये बताते नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एनसीईआरटी में हैं तो एनसीईआरटी का 2 to 3 पेज निकालिए। टू टू थ्री, इसमें सबसे नीचे देखिए आप, नीचे एक इक्वेशन दे रखी है, कंसीडर द जर्नल केस ऑफ करंट फ्लोइंग साइमल्टेनियसली इन 2 नियर बाई कॉइल्स। बताइए क्या ये लाइन आपको मिली, बिल्कुल राइट साइड के पेज में बिल्कुल बॉटम पे, ठीक है। अब उसमें क्या लिख रखा है, देखो वो डायग्राम सुनाता हूँ आपको, क्या है ये इक्वेशन क्या है। काफी ये सोचते रह जाते हैं कि ये भाई क्या लिख दिया, समझ में नहीं आया। इसमें करंट मान लिया I1 और इसमें करंट मान लिया I2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चेंजमेंट क्या किया है, पहले हम देख रहे थे सिर्फ इसमें करंट, अब हम देख रहे हैं इसमें भी अलग करंट है अपना खुद का, ठीक है। तो दोनों की वजह से फ्लक्स आएगा। तो फ्लक्स लिंकेज को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं, 5 सेल्फ प्लस 5 म्यूचुअल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तो बताइए आप, ठीक है। 5 सेल्फ प्लस 5, ठीक है ना, हाँ समझ गए इतना काम, ठीक है। अब फ्लक्स लिंकेज में अगर लिखूं, फ्लक्स लिंकेज आपकी बुक में ये लिखा था फ्लक्स लिंकेज, देखो किस तरह लिखूंगा, एक तरह बता देता हूँ, एक आप खुद करना, ठीक है। इसके लिए लिख रहा हूं मैं, केवल इसके लिए। इसका नंबर ऑफ टर्न्स क्या मान लिया हमने, N1, इसकी फ्लक्स क्या मानी 5 ठीक है। इसका खुद का जो फ्लक्स क्रिएट हुआ है वो कितना हुआ है, L1 I1 हुआ है, प्लस इस लूप की वजह से इसमें जो इंडक्शन हुआ है वो कितना हुआ है, M21 I2, ठीक है। बस हो गया, ठीक है। इसकी वजह से इसके अंदर जो हुआ, अच्छा इसके अंदर बताना आपको, इसका अभी यूज नहीं करना, आप इसको M12 ले लो, M12 बस। देखो दोबारा दो, सुनो क्या है, फ्लक्स लिंकेज हम निकालना चाह रहे हैं केवल इस लूप का, अपनी लूप का। इस लूप के कारण देखो अब
पहले इसमें सेल्फ फ्लक्स हुआ होगा, फिर इसके कारण इसमें फ्लक्स आया होगा, ठीक है। तो 2 ने जो 1 में दिया होगा तो M12 किसके कारण आया, I2 के कारण, बस। इसके बाद हम क्या लिखते थे इसका, बताइए, EMF। अगर मैं EMF लिखूं तो EMF क्या होता है, -d/dt इंटू में फ्लक्स लिंकेज N1/1। खोल दो इसको, बस कुछ नहीं है, देखो -L1 N1 और नहीं L1 di1 dt -M12 di2 dt। बताइए, अब आप इसको पढ़ के देखिए आप, ठीक है। -L1 di1 dt -M12 di2 dt। ये L1 की जगह यहाँ पे लिख रखा है M11, ठीक है। अब इसी चीज को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये M11 क्या है। M तो जो होता है वो दूसरी कॉइल के लिए होता है, तो ये M यहाँ पे म्यूचुअल नहीं है, ये सेल्फ ही है। देखो आप यहाँ से 1 विद रिस्पेक्ट टू 1, खुद की कॉइल में खुद का ही करंट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, इस L1 की जगह M11 लिख रखा है। अब यहाँ पे इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि पता नहीं क्या चीज है, ये क्या चीज है, ठीक है। एक्चुअल में ये क्या है, L1 है ये। क्यों, क्योंकि आप किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। M11 का मतलब 1 विद रिस्पेक्ट टू 1। 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 हम देखते हैं तो क्या होता है, वो सेल्फ, खुद का ही देख रहे हैं हम, खुद की ही कंडीशन को हम देख रहे हैं। ये है म्यूचुअल, ये है सेल्फ, ठीक है। बाकायदा इसमें लिख भी रखा है कि सम ऑफ 2 फ्लक्सेस, ठीक है। लेकिन समझ नहीं पाते, ये सब सोचते हैं कि दोनों म्यूचुअल है, ठीक है। तो इसी तरह आप दूसरी कॉइल के लिए लिख सकते हैं N2/2 के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई ये चीज़ें, तो ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम हम जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे कुछ नया। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, NCERT क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन कुछ एक NCERT क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो आपको, जैसे ये है, मतलब और सारे बहुत आसान से हैं, करने सारे हैं आपको, लेकिन ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। डिफिकल्ट है, लेंथी है, सोचने लायक है। 6.14, 6.12, 6.16 और 6.17 मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ये 3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, एडिशनल एक्सरसाइज के हैं ये। एडिशनल मतलब थोड़ी सी हायर फिजिक्स में जाते हैं, वहाँ पे आएंगे, ठीक है। आपको सिंपल NCERT क्वेश्चन करने देते हैं हम, लेकिन आप अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, ठीक है, एडिशनल भी करो। तो ये 3 क्वेश्चन आप जरूर ट्राई करना, और NCERT क्वेश्चन आप ले लेना, ठीक है। 17 है वो मैं आपको खुद बताऊंगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।